वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में पोस्टेड हूँ। ठीक है, ये हमारे जीके PYQ सीरीज का लेक्चर 5 होने जा रहा है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पर दे दूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, कल जो हम लोग ने लेक्चर 5 कवर किया था, उसमें हमने गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि रिसेंट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, उनको कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग जो रेस्ट गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट एग्जाम में उनको कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी, जैसे कि आपने देखा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1793 से चार्टर एक्ट शुरू हो जाता है, फिर भारत सरकार अधिनियम आता है, फिर जैसे मार्ले मिंटो सुधार आपने 1909 का सुना होगा, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इस तरह से आते हुए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी का हो या फिर बिहार एसएससी का हो, डीएसएसबी का हो। इनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं हर वनडे एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का ही प्रीलिम्स का पेपर क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लोग आज इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था। ठीक है, तो ये क्रॉलिंग ऑर्डर क्या था? क्रॉलिंग ऑर्डर के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो इंडियंस होते थे उनको एक गली से गुजरने के लिए उस गली से रेंग कर जाना पड़ता था। ठीक है, देखिए कितनी जाति की जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा कि लोगों को गली से गुजरने के लिए रेंग कर जाना होता था, वो चल कर नहीं जा सकते थे। तो ये ऑर्डर किसने जारी किया था? ये ऑर्डर जारी किया था कुख्यात जनरल डायर ने। ठीक है, ये जनरल डायर वही है जो कि 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी माना जाता है। ठीक है, जो जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 की घटना हुई थी, उसका दोषी जनरल डायर था। बाद में उधम सिंह ने इसका बदला लिया था। उन्होंने उस समय के पुलिस अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या करके, आप यहाँ पे याद रखिएगा, दोषी जनरल डायर था, लेकिन माइकल ओ डायर उससे बड़ा अधिकारी था पुलिस का, वो भी उतना ही दोषी था, जिसकी हत्या लंदन में जाकर उधम सिंह ने कर दी थी। ठीक है, माइकल ओ डायर, ये नोट कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट नाम है। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओ डायर। और यहाँ पर क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किसने किया था? जनरल डायर ने। ठीक है, जालियांवाला बाग में जो गोली चलाने का ऑर्डर भी दिया था वो जनरल डायर ही था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मैकाले के विवरण के आधार पर अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम डैश में पेश किया, यानी कब पेश किया गया अंग्रेजी की शिक्षा अधिनियम? देखिए अंग्रेजी का जो शिक्षा अधिनियम आया वो आया था 1835 ईस्वी में। ठीक है, किसकी अनुशंसा के आधार पर आया था? मैकाले के अनुशंसा के आधार पर। ठीक है, ये मैकाले वही है जो गवर्नर जनरल का, जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य की पोस्ट बनाई गई थी, तो पहला विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, ये वही मैकाले है, पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। और इसी के अनुशंसा के आधार पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है 1854 में वुड डिस्पैच आया था, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो 1835 का जो ये अधिनियम आया था, उसमें क्या किया था? अंग्रेजी को शिक्षा का अधिनियम बनाया गया था मैकाले के अनुशंसा के आधार पर। उसके बाद 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक वुड डिस्पैच आता है, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया था? उच्च शिक्षा के लिए जो कॉलेज की एजुकेशन होती है उसके लिए अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, मैंडेटरी कर दिया गया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया और 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई?
देखिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की हो रही है और बात किस पीरियड की हो रही है, 1870 की। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे अपना लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। लॉर्ड मेयो से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए लॉर्ड मेयो को सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये तो पहला एक क्वेश्चन हो गया कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत इन्होंने की थी। उसके बाद 1872 में पहली जनगणना की शुरुआत भी किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने की थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की थी 1872 में। इसके बाद 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। इसके अलावा ये ऐसे गवर्नर हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी चाकू मारकर। ठीक है, याद रखिएगा, किसी शेख ने या फिर पोर्ट ब्लेयर में एक शेख या फिर कोई व्यक्ति था जिसने चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। तो ये मॉडल क्वेश्चन बनता है कि किस गवर्नर जनरल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो की, और कहाँ पर कर दी गई थी, तो पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि किसने जमींदारी थानेदारों के स्थान पर दरोगा प्रणाली शुरू की जो सीधे जिला प्रमुख के नियंत्रण में तथा उसके पैरोल पर होता था। हु इंट्रोड्यूस्ड द दरोगा सिस्टम। ठीक है, दरोगा सिस्टम याद रखिएगा, रिप्लेसिंग जमींदारी थानेदार अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड एंड ऑन इट्स पेरोल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए कॉर्नवालिस के बारे में कल हमने बहुत सारी बातें जानी थी पिछले लेक्चर में। कॉर्नवालिस को यहाँ पर सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसने काफ़ी सारे प्रशासनिक सुधार किए थे। ठीक है, काफ़ी सारे प्रशासनिक सुधार किए थे और इसने कॉर्नवालिस कोड दिया था। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड दिया था जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, और इसके अलावा इसने स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था जिसे कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया था बंगाल और बिहार से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया था वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि कहाँ से स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी, तो बंगाल और बिहार से। किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया गया था। इसी स्थायी बंदोबस्त को क्या भी कहा और दूसरा नाम क्या कहा जाता है, तो जॉन सोर की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा कि दरोगा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूख से मर रहे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। ठीक है, देखिए 1943 में बंगाल में बहुत भयंकर अकाल आया हुआ था। किस एरिया में, बंगाल के एरिया में, जिसमें एक अनुमान था कि लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस अकाल के कारण। तो उस समय की बात करें तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था अपना लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसने सेना को ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के बारे में बात करें तो ये 1936 से लेकर 1943 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसके गवर्नर जनरल रहते हुए ही द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और इसी के समय अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। कार्यकाल याद रखिएगा, बाकी सारे बहुत चीज़ कनेक्ट हो जाएंगे इससे। 1936 से लेकर 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 का, वो उसके समय भी लॉर्ड लिनलिथगो ही भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय, ये बात याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो था। अगर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, आंसर होगा कौन? इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार को मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, ये तो सबसे पहले आप जानते हो कि 1909 में आया था। मार्ले जो हैं, मार्ले उस समय भारत सचिव के पद पर थे, भारत सचिव जो कि इंग्लैंड में बैठा करते थे, और मिंटो उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा इसमें जो 1909 में क्या किया था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रदान किया गया था। ठीक है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई थी, यानी कि पहली बार क्या हो गया था कि यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? 1909 से हुई। ठीक है, और मिडलों को सांप्रदायिकता का फूट डालने के लिए जाना जाता है भारत में। ठीक है, किसको? तो मार्ले मिंटो को, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1919 का एक्ट आता है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, और इसमें द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मैच करने के लिए दिया गया है कि मैच द फॉलोइंग एक्ट्स एंड पॉलिसीज विद द रिस्पेक्टिव ईयर्स इन विच दे वेर पुट इनटू प्लेस। देखिए ये सभी सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और खासकर रिसेंट के एग्जाम में पूछेंगे। देखिए एसएससी सीएचएसएल टियर 2 2024 का बहुत ही रिसेंट, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, दोबारा रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है कि पहला नंबर पे देखिए हमें पिट्स इंडिया एक्ट दिया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। मैं आपको इसका डिटेल भी बताऊंगा, पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यानी कि जो भू राजस्व व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस से होती है। इसे सर जॉन सोर की व्यवस्था भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पूछ देता है एग्जाम में। जॉन सोर की व्यवस्था किसे कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त की। इसके अंतर्गत 19% लैंड पर भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तो दूसरा जो मैच करने के लिए दिया गया वो भी बिल्कुल सही मैच है। तीसरा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, यानी कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1798 में, बिल्कुल सही दिया हुआ है, सामने दिया हुआ है। और किसने शुरू की थी? तो अपना लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया गया है कि हाँ इसके अंतर्गत देखिए आपको कुछ बातें याद रखनी, जैसे 1799 में मैसूर को मिलाया गया था, 1798 में हैदराबाद सबसे पहले इसके अंतर्गत मिलाया गया था। उसके बाद 1801 में आई थिंक अवध को भी मिला लिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो दिया है एबॉलिशन ऑफ सती, यानी कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में की हुआ था। कब, किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था, याद रखिएगा। देखिए सभी एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिले हुए हैं। तो आंसर होगा हमारा कि डी नंबर, जहाँ पर सही दिया हुआ ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, सभी अच्छे से मैच किए हुए हैं। थोड़ा सा हम इसके डिटेल को जानेंगे। देखिए जो अपना पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, वो उसी के विरोध में लॉर्ड जो वारेन हेस्टिंग्स होता है उसने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने त्यागपत्र दे दिया था, और उसके बाद कॉर्नवालिस अपना वायसराय बनता है, कॉर्नवालिस वायसराय बनता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद लाया गया था, और ये इसमें कुछ सुधार करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट और वायसराय के बीच में ये तनातनी छिड़ गई थी कि किसकी शक्ति ज़्यादा है। इसको डिफाइन करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को डिफाइन किया गया और उस पर लिमिटेशन भी लगाया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया। ठीक है,
यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सा एक्ट चार्टर एक्ट कहा जाता है और कौन सा एक्ट भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम करके भी कुछ एक्ट्स आए हुए हैं, ठीक है। ये सब भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1909 का एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, वो भारत परिषद अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, या भारत सरकार अधिनियम है। इस तरह से क्वेश्चन भी आजकल बन रहा है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में बात हो रही है। अब बात करें कि ये अधिनियम में कंपनी के जो शासन को अगले 20 वर्षों तक एक्सटेंड कर दिया गया था। आंसर क्या है, 20 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम की क्या खास बातें हैं, तो इसके अलावा जो अपना 1813 का चार्टर अधिनियम है उसके अंतर्गत इसके अलावा जो 1813 का चार्टर अधिनियम है उसके अंतर्गत क्या किया गया था, पहला तो आपका कंपनी के एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा गया था, ठीक है। चाय एंड चीन के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बंद कर दिया गया था और यहाँ पर 20 वर्ष तक एक्सटेंशन मिला था कंपनी को अपना व्यापार चलाने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया, इसके अंतर्गत जो चुनाव हुए थे वो पहली बार 1937 में हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा 1937 में चुनाव हुए थे। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में बहुत करीब का ये दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 1935 भी, 1936, 1938, लेकिन आपको याद रखना है कि 1935 के 2 सालों के बाद चुनाव होते हैं। टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस उस समय 8 प्रांतों पे बहुमत हासिल की थी, ठीक है। 8 प्रांतों में बहुमत नहीं मिला था, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। और इस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो कौन था, वो था अपना लॉर्ड लिनलिथगो। आपको मैंने पहले भी बताया लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल है वो है अपना 1936 से लेकर 43 ईस्वी तक। तो इस दौरान जो पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें गवर्नर जनरल भी अपना लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया है। देखिए विधि आयोग की स्थापना की जब बात आती है तो अधिनियम है वो कि चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। 1833 में एक विधि आयोग की स्थापना की बात की गई थी और पहला जो विधि सदस्य था वो कौन था, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। पहला विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। मैकाले का नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। इसने ही पहली बार सुझाव दिया था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए। इसके अलावा 1854 का वुड डिस्पैच याद रखिएगा, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा ये बातें। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में आप जानते हैं, 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम के सुधार के नाम से जानते हैं। और चार्टर एक्ट 1813 के बारे में अब जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा है कि उसमें कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 1833 के एक्ट में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थीं, तो पहला तो था कि यहाँ पर बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे उनको भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह से पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, याद रखिएगा। उसके बाद 1833 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और कंपनी अब सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करने लगी थी, ठीक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और कंपनी अब सिर्फ एक प्रशासनिक कंपनी इकाई बन गई थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में रहकर काम कर रही थी। उस तरह का जब अगला चार्टर एक्ट आता है 1853 में, 20 सालों के बाद, तो कंपनी का कार्यकाल बचा हुआ था उसको अनिश्चित समय तक बढ़ा दिया गया था और 1857 का जब विद्रोह होता है तो कंपनी को शासन को समाप्त करके सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का शासन अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द किंग इन काउंसिल क्रिएटेड ए सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसका सेंटर था कोलकाता था। ठीक है, राजधानी उनकी कोलकाता थी। कोलकाता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उन्होंने की थी। पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो थे एलिजा इम्पे, नाम याद रखिएगा, एलिजा इम्पे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि शस्त्र अधिनियम डैश यानी कि कब पारित किया गया था जिसने भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका था। देखिए, शस्त्र अधिनियम में क्या था कि वहाँ पर जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकते थे अपने पास, जबकि भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? इसके डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में भी किया था। ये 1878 में शस्त्र अधिनियम लाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। नाम याद रखिए, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और इसी के समय 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। इसके साथ ही शस्त्र अधिनियम भी 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को फिर लॉर्ड रिपन ने खारिज कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इस पर, तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में इसका डिस्कशन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि भारत रक्षा अधिनियम यानी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था। देखिए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब भारत में, जो विश्व में वर्ल्ड वार छिड़ गया था, पहला वर्ल्ड वार 1914 में। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे उनको भारतीयों की मदद की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, लेकिन उस समय भारत में भी क्रांतिकारी लोग मतलब प्रदर्शन कर रहे थे और काफ़ी सारी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। उस दृष्टि से क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने भारत में क्रांतिकारी घटनाओं पर काबू पाने के लिए, ताकि वो अपना फोकस वर्ल्ड वॉर पर दे सकें, क्या किया था, भारत रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था। कब लागू किया था? 1915 में। ठीक है, 1914 में आपका वर्ल्ड वार शुरू होता है, प्रथम वर्ल्ड वार, और 1915 में भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। अगर बात करें हम कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, जब अपना वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था पूरे विश्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? अंडर विच एक्ट वाज द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इस्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया। ठीक है, देखिए, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार पत्र लेके आई थी, चार्टर लेके आई थी। तो उसके बाद लगभग 250 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में लगा। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है और ब्रिटिश शासन को खतरा महसूस होता है कि भारत से उसकी सत्ता जा सकती है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने स्वयं बागडोर भारत के शासन की अपने हाथों में ले ली थी। और ये किस एक्ट से हुआ था? तो 1857 के बाद एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या हुआ था कि ब्रिटिश क्राउन ने
भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के द्वारा देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था। इस समय गवर्नर जनरल अपना लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कैनिंग का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस समय गुलाम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय था। ठीक है, जब अपना ब्रिटिश शासन ने सत्ता की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली तो गवर्नर जनरल को ही वाइसराय कहा जाने लगा। और पहला वाइसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, इसने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी 1861 में। याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवारी व्यवस्था किस पर आधारित थी। ठीक है, तो देखिए रैयतवारी व्यवस्था कल हमने डिस्कस किया भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था पाई जाती थी, उनमें से एक रैयतवारी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो रैयत होते थे, यानी कि रैयत का मतलब क्या होता था? किसान। किसानों से डायरेक्ट भू राजस्व की वसूली की जाती थी। बीच में कोई जमींदार का रोल नहीं होता था। ठीक है, जमींदार या फिर मुखिया का रोल नहीं होता था। तो ये किस थ्योरी पर आधारित थी? ये रिकार्डियन की थ्योरी पर आधारित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। सीजीएल का देखिए क्वेश्चन है, सीजीएल का आपका 2023 सीजीएल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, और ये रिपीट करने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ठीक किस थ्योरी पर आधारित थी? रैयतवारी व्यवस्था रिकार्डियन की थ्योरी पर आधारित थी। देखिए र से रैयतवारी एंड र से रिकार्डियन, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। और हम लोग थोड़ा भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जानेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखिए अंग्रेजों के समय 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। पहला तो अभी हमने जाना था कि स्थायी बंदोबस्त, जिसको अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था, स्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। ठीक है, 1793 में की थी, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत 19% भूमि पर भू राजस्व की वसूली की जाती थी। कितने प्रतिशत भूमि पर? 19% भूमि पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको जॉन शोर की व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, जॉन शोर की व्यवस्था कहा जाता है इसे, स्थायी बंदोबस्त को। दूसरी जो थी वो उसे कहते हैं रैयतवारी। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन बन जाए कि अगर किस व्यवस्था में जमींदारों का रोल था, तो स्थायी बंदोबस्त में ही जमींदारों का रोल होता था, क्योंकि इसमें जमींदार से लगान की वसूली की जाती थी। जमींदार होते थे जो किसानों से लगान की वसूली कराते थे, और वो एक तरह से मेडिएटर का काम करते थे, और वो आगे लगान अंग्रेजों को फॉरवर्ड किया करते थे। जमींदारी व्यवस्था किसमें थी? स्थायी बंदोबस्त में थी। वहीं रैयतवारी में जो भू राजस्व की वसूली होती थी सीधे किसानों से होती थी। ठीक है, याद रखिएगा, सीधे किसानों से भू राजस्व की वसूली होती थी। और इसको जो शुरू किया था वो था अपना कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने मद्रास के क्षेत्र से शुरू किया था। मुनरो ने, ठीक है, मद्रास के एरिया से ये शुरू हुआ था रैयतवारी व्यवस्था। और इसके अंतर्गत 51% लैंड पर भू राजस्व की वसूली की जाती थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट करके रखिएगा और याद कर लीजिएगा। और तीसरी प्रकार की जो व्यवस्था थी उसे हम लोग महालवारी व्यवस्था कहते हैं। देखिए महालवारी के अंतर्गत क्या होता था? अभी तक हमने देखा कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के माध्यम से लगान की वसूली की जाती थी। वहीं रैयतवारी में डायरेक्ट किसानों से लगान की वसूली की जाती थी। और महालवारी में क्या होता था कि गाँव में एक मुखिया की नियुक्ति की जाती थी, और उस मुखिया के माध्यम से अपना लगान की वसूली की जाती थी। ठीक है, तो महालवारी व्यवस्था में टोटल अगर बात करें कि कितने प्रतिशत लैंड पर महालवारी व्यवस्था में अपना जो भू राजस्व की वसूली की जाती थी, तो वो थी 30%, यानी 30% लैंड पर महालवारी व्यवस्था में भू राजस्व की वसूली की जाती थी। याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त में 19%, रैयतवारी में 51% और महालवारी में 30%। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है कि सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? द कैबिनेट मिशन कैम इनटू इंडिया डैश टू डिस्कस द अल्टीमेट ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली थी, और उसके जस्ट 1 साल पहले कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में देखिए, कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन बनता है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हैं? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। नाम याद रखना आपको जरूरी है। एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है,
क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन में भी आया था हेड बन के, वो था क्रिप्स। दूसरा था पैथिक लॉरेंस, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, पैथिक लॉरेंस नाम था। और तीसरा नाम जो था AB अलेक्जेंडर, ठीक है, AB अलेक्जेंडर, ये थे आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य, ठीक है, जो कि 1946 में सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए भारत आए थे, ठीक है। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेवेल, ठीक है। लिनलिथगो जो 1943 तक भारत का गवर्नर जनरल था, उसके बाद लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, जो कि 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन के आने तक अपना गवर्नर जनरल रहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको कुछ और भी बातें जाननी ज़रूरी है, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला तो आपने जाना कि यहाँ पर कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके अलावा एक क्रिप्स मिशन आया था, जहाँ पे जो आप क्रिप्स देख रहे हैं, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है। वहीं अगस्त प्रस्ताव जो बात हुआ था, अगस्त प्रस्ताव वो कब आया था, 1940 में आया था, ठीक है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे। अगस्त प्रस्ताव हमारा सबसे पहले 1940 में आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, और कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि व्हेन वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्पैच ऑन एजुकेशन कॉल्ड वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन सेंट, ठीक है। देखिए वुड्स डिस्पैच मैंने आपको शुरुआत के स्लाइड्स में बताया हुआ है कि शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब आया था, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच कब आया था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1854 में वुड डिस्पैच आता है, ठीक है। इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। इसने क्या किया था कि कॉलेज लेवल पर, यानी कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाने की अनुशंसा की थी। वहीं प्राइमरी लेवल पर जो अपना वर्नाक्यूलर लैंग्वेज थे, यानी कि देसी भाषाएं थी, उसमें शिक्षा देने को कहा गया था। और उच्च विद्यालयों में, यानी कि हाई स्कूल्स के लिए मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज देसी भाषाएं प्लस अपना इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा देने को कहा गया था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच में। इसके अलावे आपको याद रखना है वुड्स डिस्पैच में कि 1935 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की थी, ठीक है, मैकाले का नाम भी याद रखिएगा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा। जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया ये कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। 1940 में आपका आता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। 1942 में आता है आपका क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत में, ठीक है। किस बात पर डिस्कस करने के लिए, तो सत्ता हस्तांतरण पर डिस्कस करने के लिए। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य का नाम मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द डायरकी दैट इज रूल ऑफ टू, विच मीन्स एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स। तो हिंदी में क्या ऐसे कहेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी, ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत की थी, अर्थात कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन। देखिए द्वैध शासन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2-3 बार दो अलग अलग जगह पर अलग अलग काल में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहला बार द्वैध शासन जो था रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, और इसको बंद किया था किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जब 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है, उसके बाद जो अपना द्वैध शासन चल रहा था, द्वैध शासन कहने का मतलब है कि कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों मिलकर शासन चला रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, वो उस शासन को भी द्वैध शासन कहा गया था। तो उसको समाप्त कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, ठीक है। जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपनी को बंद कर दिया और भारत की सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली थी, ठीक है, 1858 में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई थी और
जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी, दोनों मिलकर भारत की सत्ता को चलाने का प्रयास करते हैं और ये 1858 में जाकर ख़त्म हो जाता है। सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कहता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच एक्ट डिड क्वीन विक्टोरिया हु वाज द मोनार्च ऑफ ब्रिटेन ऑल्सो बिकेम द सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया विद द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1858। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसे, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका, ठीक है, यानी कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभुता भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। ठीक है, तो देखिए 1850 की एक्ट से हुआ था, हम जानते हैं, पहले हमने डिस्कस किया। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है, इस एक्ट को कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन से एक्ट को इंडिया काउंसिल एक्ट कहा जाता है, कौन से एक्ट को चार्टर एक्ट कहा जाता है, कौन से एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में एक डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो अपना चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है वो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, 1773 में कौन सा एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट को भी रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इसके बाद आपको 1793 से चार्टर एक्ट देखने को मिलता है, जो कि हर 20 साल के बाद आया था। 1793 में आया था, फिर 1813 में आया था, फिर 1833 में आया था, 1853 में आया था। ठीक है, ये सभी चार्टर एक्ट्स थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि जब 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और सरकार ब्रिटिश सरकार जो होती है सत्ता सीधे अपने हाथों में ले लेती है। उसके बाद भारत में क्या करता है, एक परिषद बनाने के, गवर्नर जनरल और भारत में जो शासन करने की एक परिषद की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। तो वहाँ से शुरू होता है हमारा भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में आता है, 1892 में आता है और 1909 में आता है। ठीक है, ये था भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद जो भारत सरकार अधिनियम आता है वो आपका 1919 में आपको देखने को मिलेगा, 1935 में देखने को मिलेगा। इनको क्या कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। और लास्ट में जो 1947 में आता है वो भी एक तरह से भारत सरकार अधिनियम ही था। इसको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर गवर्नर जनरल के जो रेस्ट क्वेश्चंस थे उनको कवर किया। ठीक है, गवर्नर जनरल के रेस्ट क्वेश्चंस को कवर किया और जो ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ थी उनके क्वेश्चंस को कवर किया। ठीक है, जो कि रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा को भी कुछ क्वेश्चन बते हैं जिसको मैं अगले लेक्चर में आपको कवर करूँगा। एक साथ ज़्यादा देने पर आपका बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट कीजिए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपना लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो में अभी उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई है जितना मैं सोच रहा था। ठीक है, मैं अपना आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी टीम इसमें लगी हुई है कि आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटेरियल दिया जाए। वीकेंड में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज भी रखेंगे। वीकेंड में हमारा प्लान है कि इंग्लिश के लिए भी एक सीरीज़ शुरू की जाए जिसमें आपको फ्री में सारा इंग्लिश पढ़ाया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, और जो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट पैसेज हो, कंप्रहेंशन का सेक्शन हो या फिर वोकैबुलरी का सेक्शन हो, वो सारा आपको कवर कराया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक वे में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मद्देनज़र। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप जीके जीएस की कम समय में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जीके जीएस को लेकर, और
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें मैंने कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपको बताया कि कैसे आप उनको याद रख सकते हैं। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है, लोक नृत्य यानी फोक डांसेस का टॉपिक है, खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या का टॉपिक है, इन सब पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को लेकर कैसे आप अगर हिंदी मीडियम से भी हो तो 90 डेज में आप अपने इंग्लिश को कैसे अब बिल्कुल अच्छी तरह से सुधार सकते हो, उस पर भी मैं एक अच्छे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी के वीडियो की भी डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, उस पर भी मैं बिल्कुल अच्छा आपको वीडियो बनाकर दिया काफ़ी एनालिसिस के बाद और काफ़ी मेहनत करने के बाद, जो कि आपके हर एग्ज़ाम को के रिलेटेड काम करेगी। और ये हमेशा के लिए, नहीं कि सिर्फ 2024 एग्ज़ाम के लिए, आप अगर इसे 2 साल बाद भी देखोगे तो भी ये बिल्कुल रेलिवेंट है कि आपको करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर अगर आए हो और आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी है तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियोज़ आपको आपके तैयारी के समय को बहुत कम बचा सकती है, आपका समय बचा सकती है, आपको सही डायरेक्शन दे सकती है, राइट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।